आज का हमारा शीर्षक है कहानी और उपन्यास के तत्व। मुख्य रूप से जो संस्कृत का नाट्यशास्त्र है उसमें नाटक को गद्य विधाओं का आधार माना गया और नाटक के 3 तत्व माने गए: वस्तु, नेता और रस। वस्तु का अर्थ हम कथा वस्तु से ले सकते हैं। कथा वस्तु के साथ में शीर्षक भी शामिल है। नेता यानी अभिनेता और चरित्र चित्रण, और रस किसी भी कहानी, किसी भी उपन्यास, किसी भी नाटक की मूल संवेदना से संबंधित होता है। आधुनिक कहानीकारों ने कहानी और उपन्यास के 6 तत्व निर्धारित किए हैं। इनमें जो सबसे पहला तत्व है जो किसी कहानी का आधार होता है वो है कथानक या कथा वस्तु। ये प्लेटफॉर्म है जिस पर किसी कहानी, किसी उपन्यास की रचना की जाती है। कथानक के आधार पर कहानी और उपन्यासों के अनेक भेद किए गए। जैसे ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर अगर कोई उपन्यास, कोई कहानी लिखी गई तो वो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसी तरह सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह के अलग अलग विषय हैं जिनको आधार बनाकर कहानी और उपन्यास की रचना की जाती है। तो ये कथानक या कथा वस्तु कहलाता है। इसे विषय वस्तु भी कहते हैं। किसी भी रचना का एक शीर्षक होता है जो प्राय रचना की मूल संवेदना से, मुख्य पात्र से या किसी मुख्य घटना से संबंधित होता है। तो इन दोनों को हम कहानी और उपन्यास का पहला तत्व मानते हैं, कथानक और शीर्षक। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है पात्र और चरित्र चित्रण, जिसे संस्कृत नाट्यशास्त्र में नेता कहा गया या अभिनेता कहा गया। कहानी में अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, मुख्य रूप से स्त्री पात्र, पुरुष पात्र। इसके अलावा अगर हम परंपरागत प्रतिमानों की बात करें तो एक सदपात्र जो नायक और नायिका हैं, दूसरे जो प्रतिनायक हैं, तीसरे जो नायक के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में बाधाएं उपस्थित करते हैं वो खल पात्र हैं। इसके अलावा विदूषक वगैरह अन्य पात्र होते हैं। इन पात्रों के चरित्र चित्रण की मुख्य रूप से 2 शैलियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में लेखक अपनी तरफ से किसी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का सीधा सीधा उल्लेख कर देता है। जैसे किसी कहानी में अगर लेखक ये लिखता है कि राम एक 5 साल का होनहार बच्चा है, साहसी बच्चा है, तो यहाँ पर उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं, उसका होनहार होना, उसका साहसी होना, इन विशेषताओं का सीधा सीधा संकेत लेखक करता है। यह है चरित्र चित्रण की प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है परोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें लेखक प्रत्यक्ष रूप से किसी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में नहीं लिखता, लेकिन पात्रों के आपसी संवाद के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से उनकी विशेषताओं का उद्घाटन होता जाता है। इसी तरह किसी भी रचना में जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं से भी पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन होता है। ये भी चरित्र चित्रण की अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि है। जैसे एक कहानी का पात्र सच्चाई के लिए लड़ता है, तो उसकी जो लड़ाई है, बुरे व्यक्तियों के प्रति, बुरी शक्तियों के प्रति उसके जो कार्य हैं वो उसके चरित्र को प्रस्तुत कर देते हैं। इसके लिए लेखक को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चरित्र चित्रण की परोक्ष विधि है। कहानी और उपन्यास का जो तीसरा तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन। साधारण भाषा में इसे बातचीत कह सकते हैं। पात्रों की जो बातचीत होती है उसके माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। नाटक में संवाद का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन कहानी में भी ये
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और नाटक या संवाद की प्रमुखता के आधार पर कहानी में नाटकीय शैली का प्रयोग किया जाता है। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें संवादों का बहुत अधिक उपयोग होता है। शास्त्रीय विवेचन के अनुसार ये कहानी की नाटकीय शैली कहलाएगी। संवाद कथानक को गति प्रदान करने के साथ साथ पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी करते हैं और उनके अंतर्द्वंद को भी प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रमुख तत्व है देश, काल और वातावरण। किसी भी कहानी और उपन्यास में अपने समय की परिस्थितियों का भी कुछ न कुछ उल्लेख अवश्य आएगा। जैसे अगर किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर कहानी लिखी जाए, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कोई कहानी लिखी जाए, तो उसमें उस युग का देश, काल और वातावरण आना अनिवार्य है। देश, काल और वातावरण में उस समय की परंपराएं भी हो सकती है, उस समय का भौगोलिक परिवेश भी हो सकता है, ऐतिहासिक परिवेश भी हो सकता है और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं भी हो सकती हैं। अगला बिंदु है उद्देश्य। साहित्य की कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। उद्देश्य को हम कहानी और उपन्यास की मूल संवेदना से जोड़ सकते हैं। और इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इस कहानी की मूल संवेदना के बारे में बताइए। तो मूल संवेदना काफ़ी हद तक उस रचना के उद्देश्य को अपने में शामिल किए हुए रहती है। उस रचना का उद्देश्य समाज की वास्तविकता का निरूपण करना होगा तो वह रचना यथार्थवादी होगी। किसी रचना के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से अगर सुधार का संदेश दिया जाए तो वो सुधारवादी रचना है, आदर्शवादी रचना है। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है जिसमें यथार्थ भी है और आदर्श भी है, उसको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्य की कहानियों की संज्ञा दी गई। तो उद्देश्य किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। उद्देश्य के आधार पर ही उस रचना का साहित्यिक होना या न होना तय किया जाता है। हिंदी में जो प्रगतिवादी आलोचना है वो हर एक कृति का मूल्यांकन उसकी सामाजिक उपयोगिता के आधार पर करती है। अगर रचना समाज के लिए उपयोगी है, अगर रचना समाज को एक अच्छा मैसेज दे रही है तो वो रचना उपयोगी है, अन्यथा उसका कोई साहित्यिक महत्व नहीं माना जाता। कहानी और उपन्यास का जो अगला तत्व है वो है भाषा और शैली। रचना की विषय वस्तु के आधार पर, उसके पात्रों के आधार पर भाषा का चयन किया जाता है। जैसे अगर जयशंकर प्रसाद की कहानियों की बात करें जिनमें ऐतिहासिक वातावरण है, तो उनकी कहानियों में भाषा भी संस्कृतनिष्ठ मिलेगी, तत्सम के शब्द उसमें शामिल किए जाएंगे। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद की भाषा की बात करें तो उन्होंने अपनी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का उपयोग अधिक किया जाता है, चाहे वो उर्दू के शब्द हों, चाहे वो अंग्रेजी के तद्भव शब्द हों। कई तरह के शब्द उन्होंने काम में लिए हैं जो विदेशी भाषाओं के भी हैं, लेकिन उनका ग्रामीण लहजा उनकी उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलता है। भाषा के साथ में एक प्रमुख तत्व है शैली। कहानी और उपन्यास में वर्णन किस तरह से किया जा रहा है, विषय वस्तु को प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ शैली कहलाती है। शैली एक शब्दों में कहें तो लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। हम उपन्यास और कहानियों में कई तरह की शैलियों को देखते हैं। जैसे हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की द्वारा लिखी गई है, उसने कहा था। ये कहानी पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई, फ्लैशबैक स्टाइल। इसमें लेखक जिस पात्र का वर्णन करता है वो पात्र अपने जीवन की पुरानी घटनाओं के बारे में सोचता है और इसी प्रवाह में कहानी आगे बढ़ती है। पूर्वदीप्त शैली के अलावा खूब सारी शैलियां हैं, जैसे आत्मकथात्मक शैली। लगता है कि लेखक खुद ही कथानायक बन गया। इसी तरह जीवनी परक शैली है, संस्मरणात्मक शैली है या रेखाचित्रात्मक शैली है। हालांकि
ये साहित्य की अलग विधाएं हैं, लेकिन इन शैलियों का उपयोग भी कहानी और उपन्यास में किया जाता है। इसके अलावा व्याख्यात्मक शैली, समास शैली, जिसमें किसी बात का अच्छी तरह से वर्णन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, उसको लंबे चौड़े वर्णन के द्वारा समझाया जाता है। सूत्र शैली, सूत्र शैली में किसी बात को सूत्र के रूप में कहा जाएगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनमें सूत्रात्मक शैली है। एक शब्द या एक वाक्य के माध्यम से किसी बहुत बड़ी बात को कह देना। जैसे रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, फिर भक्ति की व्याख्या करना कि भक्ति वास्तव में क्या है, ये सूत्र शैली है। तो अलग अलग शैलियाँ कहानी और उपन्यास में पाई जाती हैं। इन 6 तत्वों के अलावा नाटक में एक तत्व और होता है, वो तत्व है 7वां तत्व, रंगमंच और अभिनेता। नाटक को पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, यही नाटक की सफलता का प्रमुख आधार है। तो रंगमंच और अभिनेता ये इन 6 तत्वों के अलावा 7वां तत्व है जो हमें नाटक में देखने को मिलता है। इसके लिए नाटक में रंगमंचीय संकेत और अभिनय संकेत दिए जाते हैं कि पात्र किस रूप से अपनी बात को कहेंगे। इसके साथ ही एकांकी की अगर बात करें तो एकांकी में 8वां तत्व और जुड़ जाएगा, वो है संकलन त्रय। तीन बातों की एक रूपता होना जरूरी है। इसमें स्थान है, कार्य है और काल है। एकांकी का कलेवर सीमित होता है, उसमें एक ही अंक होता है, तो उसमें अलग अलग दृश्यों की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती, पात्रों की संख्या भी उसमें सीमित होगी। तो स्थान की एकता, एकांकी की घटनाएं एक ही जगह पर घटित होनी चाहिए। कार्य की एकता, एकांकी किसी एक उद्देश्य को लेकर लिखी जाए और उसमें मुख्य रूप से किसी एक ही घटना, एक ही कार्य का वर्णन हो। और काल, हम हिंदी की प्रसिद्ध एकांकी दीपदान की बात करते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, उसकी सारी घटनाएं एक रात्रि में घटित हैं। राज परिवार के जो षड्यंत्र हैं और महाराणा को पन्नाधाय के द्वारा बचाने की जो घटनाएं हैं वो एक ही रात की घटना है। तो ये काल की एकता है। तो स्थान, कार्य और काल की एकता एकांकी का 8वां तत्व है, जिसे संकलन त्रयी कहा गया। ये जो कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी के तत्व हैं, ये हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनका जो दूसरा पेपर है गद्य साहित्य, उसका मूल आधार है। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इसी एक प्रश्न पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रश्न को, इन तत्वों को कितना अधिक समझ सकते हैं। कल हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।